गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे मानव भूगोल के अर्थ के बारे में। मानव भूगोल, उसकी परिभाषाएं और अर्थ के बारे में देखते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं एक परिभाषा भूगोल की। तो पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों का अध्ययन करके, जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करके उनके बारे में जानना, तत्पश्चात उसका विश्लेषण करके, तथ्य के बारे में जान के उनका विश्लेषण करके उनका वर्णन करना, ये इसका भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। इस परिभाषा से हमें क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के सतह पर जितने भी भूदृश्य हैं, केवल उनके बारे में जानना ही भूगोल का कार्यक्षेत्र है। तो ये बहुत संकुचित या नैरो परिभाषा है भूगोल की। ये एक संकुचित परिभाषा है और जिसमें जो मुख्य फोकस है, मुख्य केंद्रीय बिंदु है, वो क्या है? भौतिक भूगोल है। ठीक। तो धीरे धीरे क्या होता है कि भूगोल के कार्यक्षेत्र का विस्तार होता है। भूगोल का जो कार्यक्षेत्र है वो विस्तारित होता है और इसके बाद भूगोल में एक नया आयाम जुड़ता है जिसमें मानव के जो कार्य हैं या मानव की जो अंतर्क्रिया है भौतिक पर्यावरण के साथ, उनको भी स्थान दिया जाने लग जाता है। तो अभी भूगोल दो भागों में बढ़ जाता है। इसकी फिलॉसफी के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि जो ये द्विभाजन है वो कैसे आया, क्यों आया, ये सब बाद में देखते हैं। अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मानव भूगोल के अर्थ और उसकी परिभाषाओं को जानना। तो मानव के इंटरेक्शन को जानने के लिए भूगोल अभी दो भागों में बट गया। एक आपका है भौतिक भूगोल और जो दूसरा है आपका वो है मानव भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल है इसमें हम पढ़ते हैं पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले बल, पृथ्वी की सतह, थल, जल, पृथ्वी के सौर संबंध, मिट्टी और वनस्पति, जीव जंतु आदि प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व हैं, इनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। जबकि मानव भूगोल में मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों या प्राकृतिक भूदृश्यों से किए गए संघर्ष और समायोजन। अब इसमें पहला है प्राकृतिक तथ्य। इससे मानव जो संघर्ष करता है, संघर्ष के फलस्वरूप जो समायोजन प्राप्त होता है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल में। तो एक परिभाषा एक बार इसकी फिर देखते हैं। प्राकृतिक तथ्यों के साथ मानवीय संघर्ष और फलस्वरूप उत्पन्न समायोजन से निर्मित जो सांस्कृतिक भूदृश्य होता है, ये हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। तो इस परिभाषा में आपको देखने को मिलेगा कि प्राकृतिक तथ्यों के साथ मानवीय संघर्ष के फलस्वरूप जो समायोजन होता है, इसके फलस्वरूप हमारे सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित होते हैं और इसका जो अध्ययन है वो आपका मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये मोटी मोटी परिभाषा हो गई इसकी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने जो आपकी मानव भूगोल की परिभाषा दी है, उनमें से कुछ को देखते हैं।
तो सबसे जो मेन इसमें नाम आता है वो है आपका फ्रेडरिक रेडजेल का। फ्रेडरिक रेडजेल, इनको मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इनकी एक बुक थी, इनकी एक बुक है एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी। इसमें इन्होंने मानव भूगोल के बारे में बात की, मानव के बारे में बात की, और मानव भूगोल को इन्होंने एक सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की श्रेणी में रखा। और इनकी जो परिभाषा है, इनकी जो परिभाषा है वो है अच्छा, रेडजेल जो था ये प्रभावित थे, डार्विन की एक पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो सामाजिक डार्विनवाद आया उससे प्रभावित थे। डार्विन की पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उससे प्रभावित होकर इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी लिखी। स्पीशीज, और इन्होंने जो ये एंथ्रोपोजोग्राफी लिखी उसमें पहली बार मानवीय तथ्यों और पर्यावरण, मानवीय तथ्य हो गए आपके, और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया। मानवीय तथ्यों और पर्यावरण के जो इंटरेक्शन है उसका अध्ययन किया। इसी कारण से इनको मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अब इन्होंने जो परिभाषा अपनी दी अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं तथा वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। फिर से एक बार देखते हैं। ये बोलते हैं कि मानव भूगोल के जो दृश्य होते हैं वो सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। ये आपके हमेशा, ये सब जगह वातावरण से संबंधित होते हैं, और जो वातावरण होता है स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है, भौतिक दशाओं से निर्मित होते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि मानव सदैव पर्यावरण से प्रभावित होता है एवं पर्यावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि मानव भूगोल के जो सभी चीज़ें होती हैं वो आपकी वातावरण से प्रभावित होती हैं। और वातावरण क्या होता है? जो आपका पृथ्वी की भौतिक दशा है उसका समग्र रूप है। तो ये मानव पे वातावरण के प्रभाव को ध्यान में रख के अपना ये जो पुस्तक है वो लिखते हैं। तो ये लेकिन मानव के प्रभाव को कम मानते हैं वातावरण पे, और वातावरण के प्रभाव को मानव पे ज़्यादा मानते हैं। तो बेसिकली ये नियतिवादी हैं। यदि पर्यावरण नियतिवादी किसी को कहा जाएगा, जो पहला पर्यावरण नियतिवादी था वो आप बोल सकते हो कि जो रेडजेल था उसने नियतिवाद को प्रमोट किया। भूगोल में इन अवधारणाओं की बात हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। अब रेडजेल के बाद में इनकी जो शिष्या थी उनका नाम था E.C. सैम्पल, एलन चर्चिल सैम्पल। E.C. सैम्पल
इसी सैम्पल ने अपनी इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। उन्होंने 1911 में ये पुस्तक इनकी आई और इन्होंने भूगोल की जो परिभाषा थी वो बहुत फेमस परिभाषा बन गई। वो थी मानव भूगोल। इनकी जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। ये बोलते हैं कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इनकी जो परिभाषा है इसमें 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला है इनका अस्थायी पृथ्वी। मतलब पृथ्वी जो है उसमें भी आंतरिक और बाह्य शक्तियों के कारण परिवर्तन आ रहे हैं। दूसरा है चंचल मानव। इसमें मानव की प्रकृति बता रही है कि चंचल है, अर्थात वो भी परिवर्तन करने के लिए प्रेरित होता रहता है। और जो तीसरा है वो है इनके पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर मानव भूगोल को बनाते हैं। सैंपल भी नियतिवादी हैं, ये भी पर्यावरण के प्रभाव को मानव पर ज़्यादा मानती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विडाल डी ला ब्लाश की। विडाल डी ला ब्लाश ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। इन्होंने अपनी जो मानव भूगोल की परिभाषा दी उसमें बताया कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के जो पारस्परिक संबंध हैं उनको एक नया विचार प्रदान करता है तथा इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का एक अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। सेम परिभाषा है, बस शब्द अलग कर दिए इन्होंने। वही पृथ्वी को जो नियंत्रित करने वाले भौतिक कारक हैं और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव हैं उनके पारस्परिक संबंधों की ये बात करते हैं। कुल मिला के हर परिभाषा में लगभग वही चीज़ है। एक भौतिक पर्यावरण होता है आपका, एक मानव है, इन दोनों के मध्य अंतर संबंध होते हैं और इन अंतर संबंधों से एक नई दृश्य भूमि का विकास होता है। और ये दृश्य भूमि जो ओरिजिनल दृश्य भूमि थी, जो भौतिक दृश्य भूमि थी या भूदृश्य थे, उनसे अलग होती है। उसको आप कह सकते हो कि वो एक कल्चरल लैंडस्केप है, सांस्कृतिक भूदृश्य है, सांस्कृतिक भूदृश्य है। तो जो प्रारंभिक भूदृश्य था उसमें मानव कुछ परिवर्तन करता है, समायोजन करता है, संघर्ष करता है, संघर्ष के फलस्वरूप समायोजन होता है और उसके फलस्वरूप जो नई दृश्य भूमि आपकी विकसित होती है या जो नया कल्चरल लैंडस्केप विकसित होता है वो आपका क्या कहलाएगा? वो मानव भूगोल का दृश्य क्षेत्र होगा। मानव भूगोल यही सब अध्ययन करता है। तो जो विडाल डी ला ब्लास थे, विडाल डी ला ब्लास संभववादी भूगोलवेत्ता हैं, फ्रांसीसी स्कूल ऑफ थॉट के अग्रज हैं ये। इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये भी 1911 के आसपास आई थी। इसमें इन्होंने ये परिभाषा दी और विडाल डी ला ब्लाश को श्रेय जाता है मानव भूगोल का विस्तार करने का। मानव भूगोल
को जो वास्तविक रूप प्रदान किया वो आपके फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने किया, और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान विडाल डी ला ब्लाश का था। विडाल डी ला ब्लाश के बाद में इनके जो शिष्य हैं उनका नाम है जीन ब्रून्स। इनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे के चैप्टर में। जो जीन ब्रून्स हैं या जीन ब्रून्स जिसको आप बोल सकते हो हैं, इनकी पुस्तक का नाम था ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी। इन्होंने भी कुछ लगभग ऐसी ही परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं पृथ्वी के विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। तो ये कहने का मतलब इनका है कि वो सभी जगह जहाँ पे मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं वो दृश्य भूमियाँ मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र के भीतर सम्मिलित होती हैं। इसी प्रकार एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुए हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। इनका भी मानव भूगोल में काफ़ी योगदान है। एल्सवर्थ हंटिंगटन, इनकी पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत, वही प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, या फिर हिंदी में लिखें तो लिखेंगे मानव भूगोल के सिद्धांत। आपको जितने भी जो जोग्राफर्स हैं उनकी जो मेन बुक्स हैं उनके बारे में आपको देखना पड़ेगा एक बार। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। E.C. सैम्पल की जो बुक है, एलन चर्चिल सैम्पल की जो बुक है वो आपकी 1911 में आई। उस बुक का नाम है इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट। इस बुक में इन्होंने मानव भूगोल की जो प्रचलित परिभाषा थी वो दी। इसी सैम्पल की बुक का नाम हो गया इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट। उसके बाद में विडाल डी ला ब्लाश। विडाल डी ला ब्लाश की पुस्तक का नाम है ब्लाश, BLACHE। ब्लाश की जो बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये भी आपका 911 में प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद में जीन ब्रून्स की जो पुस्तक है वो है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। जीन ब्रून्स की जो पुस्तक है उसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 1932 में। उसके बाद में रिवाइज होकर फिर से आई 1952 में। तो ये 3 हो गई आपकी एंथ्रोपोजोग्राफी। पता ही है आपको, रेड जेल की जो बुक है। इसके बाद में रेड जेल की जो बुक है एंथ्रोपोजोग्राफी वो इंस्पायर्ड है आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से, जो डार्विन की बुक है। जो अभी हम बात कर रहे थे हंटिंगटन की, तो एल्सवर्थ हंटिंगटन जो एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने जो परिभाषा दी मानव भूगोल की, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के मानव भूगोल की परिभाषा, वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। बेसिकली वही बात बोलना चाह रहे हैं कि इसमें जो मेन जो एम्फेसिस है, मेन जो फोकस है वो आपका परस्पर अंतरक्रिया का है। भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के जो ट्रेड्स हैं और उनके रिलेशंस हैं उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। अभी नेक्स्ट परिभाषा हम आपको एक इन शॉर्ट आपको जो बताना, जैसे बहुत सारी ऐसी परिभाषा हो जाएगी, हंटिंगटन की हो जाएगी। अच्छा, एक परिभाषा है उसमें अमेरिकन भूगोलवेत्ता वाइट एंड रेनर है, वो बोलते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी की पृष्ठभूमि में समाज की पारिस्थितिकी का अध्ययन है, अर्थात इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी है। और एक
H.S. बैरोज जो हैं अमेरिकी भूगोलवेत्ता, H.H. बैरोज, इन्होंने 1923 में अपना भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। जो मानव भूगोल है, एक बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ ह्यूमन इकोलॉजी, ये H.S. बैरोज का स्टेटमेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछते हैं कई बार। तो इसको हम आगे डिटेल में लेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, इसका क्या अर्थ है। अभी एक कंप्लीट जो डेफिनेशन है या इसको निष्कर्ष रूप में कुछ यदि मानव भूगोल के बारे में कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष में हम कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक अंतर संबंधों का विज्ञान है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव भूगोल जो है आपका, ये आपकी पृथ्वी और मानव के दो वेरिएबल हो गए, एक पृथ्वी और एक मानव, इनके पारस्परिक अंतर संबंध, पारस्परिक इंटरेक्शन का विज्ञान है। इसके अध्ययन के दो पहलू हैं। इसके अध्ययन के दो पहलू हो गए आपका, पहला हो गया प्रकृति या नेचर और दूसरा हो गया मानव। ठीक, अब ये जो मानव और प्रकृति के जो संबंध हैं, इसके ये बहुत अनादिकाल से चले आ रहे हैं, बहुत पहले से ये संबंध चले आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कुछ भूगोलवेत्ता बोलते हैं कि जो प्रकृति है वो डोमिनेंट है। जैसे एक स्पेक्ट्रम बनाओ तो एक तरफ प्रकृति लिख दो और दूसरी तरफ मानव लिख दो। तो कुछ भूगोलवेत्ता बोलते हैं कि जो प्रकृति है उसका प्रभाव ज़्यादा है, प्रकृति मानव को प्रभावित करती है और मानवीय क्रियाएं प्रकृति को प्रभावित करती हैं। तो दोनों एक दूसरे से अंतर क्रिया करती हैं, तो एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो इस कारण और प्रभाव में कुछ भूगोलवेत्ता बोलते हैं कि प्रकृति अधिक प्रभावी है, कुछ बोलते हैं कि मानव अधिक प्रभावी। तो इससे कुछ विचारधाराएं जो हैं आपकी मानव भूगोल में उत्पन्न होती हैं। उन विचारधाराओं में एक है नियतिवादी। नियतिवादी विश्वास करते हैं कि प्रकृति अधिक डोमिनेंट है। और दूसरा है संभववादी, अर्थात हर जगह संभावनाएं हैं। तो संभववादी बोलते हैं कि मानव की जो प्रभाव है वो प्रकृति पर ज़्यादा है। इसके बाद में एक आता है रुको और जाओ संभववाद। इसके बाद नवनियतिवाद आता है। उसके बाद में प्रोबेबिलिज्म आता है, प्रसंभववाद भी आता है। तो ये बहुत सारी विचारधाराएं हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये जो है विषय है आपके सारे के मानव भूगोल के विषय हैं। अच्छा, एक इस क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्रमुख जो भूगोलवेत्ता हैं, जैसे हमने कुछ बुक्स के नाम देखे अभी, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन भूगोलवेत्ता है, कौन सा फ्रांसीसी है, कौन सा ब्रिटिश स्कूल से है, कौन सा आपका अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। तो मैं कुछ भूगोलवेत्ताओं के नाम लिख देता हूँ आपको, तो उससे आपको, जैसे जर्मन भूगोलवेत्ता, जर्मन बेसिकली आपके नियतिवादी थे, मैक्सिमम जो जर्मन थे। अब 4-5 के नाम, जैसे सबसे मेजर जो मानव भूगोल के जनक है वो आपके हो गए फ्रेडरिक रेटजेल। इनसे पहले के जो हैं, रेटजेल के पहले के, उनमें है आपके इमैनुअल कांट तो सारे विषयों में ही थे, लेकिन इमैनुअल कांट आपके जर्मन है। उसके बाद में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनको वनस्पति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। वॉन हम्बोल्ट के समय के ही थे आपके कार्ल रिटर। उसके बाद में एक और मेजर है आपका, जैसे रिच्टहोफेन, जिनका भौतिक भूगोल में काफ़ी योगदान है। तो फ्रेडरिक रेटजेल हो गया, इमैनुअल कांट, वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर,
ये दोनों वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर, इनको जो मॉडर्न ज्योग्राफी है, नवीन क्लासिकल जो ज्योग्राफी है उसका, जो वर्तमान समय में जो ज्योग्राफी चल रही है उसका जनक कहा जाता है, वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को। इसके बाद में अरिस्तोफेन। तो ये हैं सारे जर्मन भूगोलवेत्ता। अब कुछ फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम मैं आपको बताता हूँ। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में आपके आते हैं, सबसे जो मेन है वो आपका विडाल डी लाब्लाश। विडाल डी लाब्लाश। उसके बाद में आपके जीन ब्रून्स जो इनके शिष्य थे। उसके बाद में डी मोन्जिया, एक हैं ब्लेंचर्ड, दे फोंते। उसके बाद में जो सेटलमेंट ज्योग्राफी में जिनका बहुत योगदान है वो जीन गोटमैन। तो ये कुछ मेन नाम हैं। उसके बाद में अमेरिकन स्कूल, जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं उनमें कुछ कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका हो गया ईसी सैम्पल, एलन चर्चिल सैम्पल, जो आपकी फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या भी रही हुई हैं। इसके बाद में आता है ईज़ा बोमैन। ईज़ा बोमैन। उसके बाद में कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने रुको जाओ संभववाद दिया। उसके अलावा नजाती अध्ययन में भी इनका प्रमुख योगदान है, ग्रिफिथ टेलर। एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये आपके प्रमुख अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। इसके बाद में जैसे ब्रिटिश भूगोलवेत्ता भी आप देखते हैं तो कुछ नाम बता देता हूँ। ब्रिटिश में आपके आते हैं पहले ब्रायन, रॉक्सबी, फ्लूअर, इसाबेला न्यूबिगिन और डेरियल फोर्ड। इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, वैसे भी डेरियल फोर्ड। तो इसमें हमारे सिलेबस में जो हैं वो आपको पढ़ना है विडाल डी लाब्लाश के बारे में, जीन ब्रून्स के बारे में, और एक है आपके एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में। तो इनका भूगोल में कुछ योगदान जो था वो हम पढ़ाएंगे, आपको बात करेंगे। तो एक क्लास में डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ में भेज दिए। डेफिनेशंस को पढ़ना और उनको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मानव भूगोल की जो प्रकृति और उसकी जो कार्यक्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक जो परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज ह्यूमन इकोलॉजी, जो आपका एच.एस. बैरोज का स्टेटमेंट है, उसको हम डिटेल में देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। साथ ही ये देखेंगे कि मानव भूगोल की उपादेयता क्या है, वर्तमान समय में मानव भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या फ़ायदा है मानव के लिए या प्रकृति के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।